Hello and welcome to the Nursing Key. My name is Shivam. If you have not subscribed to this channel, please subscribe and support us. If you like this video, please give a thumbs up. Okay. So last वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को क्लियर किया था. इस वीडियो में हम एसिड बेस इम्बैलेंस के दूसरे एस्पेक्ट या दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे, जो कि है मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. तो जैसे हमने पिछले क्लास में क्लियर कर लिया था कि जो हमारा पीएच स्केल है, उस पीएच स्केल में जो हमारा 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट जो कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, इससे अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, 0 की तरफ जाते हैं, तो ये हमारी एसिडिटी को इंक्रीज़ करेगा. और अगर हम इससे 14 की तरफ जाते हैं तो ये हमारी एल्कलिनिटी को इंक्रीज़ करेगा. ठीक है. और ब्लड की नॉर्मल पीएच हमने डिस्कस करी थी, वो है 7.4 और उसकी रेंज हमने क्या बताई थी, रेंज है उसकी 7.35 टू 7.45. अब जो इस रेंज से कम आएगा उसको हम बोल देंगे एसिडोसिस, जो इस रेंज से ज़्यादा आएगा उसको हम बोल देंगे एल्कलोसिस. तो अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में. तो एसिडोसिस का मतलब समझ में आ गया आपको. अब मेटाबॉलिक का मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से अगर एसिडोसिस हो रहा है. पहली तो चीज़ इसमें आ गई मेटाबॉलिक और दूसरी आ जाएगी इसमें हमारे किडनीज. ठीक है. तो पहले मेटाबॉलिक की हम बात कर लेते हैं. तो देखिए, जब किसी पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस हो रहा है, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, टाइप 1 में जो हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है. ठीक है. अब अगर बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ब्लड से ट्रांसफ़र करना कहाँ पे, सेल में, ताकि सेल उसको यूज़ करके अपने लिए एनर्जी जनरेट कर सके. ठीक है. सेल अपना ग्रोथ कर सके. अब अगर ये इंसुलिन का अमाउंट ही कम हो गया तो जो ग्लूकोज है वो कहाँ पड़ा रहेगा, वो पड़ा रहेगा आपके ब्लड में. और अगर ये ग्लूकोज ब्लड में पड़ा रहेगा तो सेल्स तक तो नहीं पहुँचेगा. तो अगर सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुँच रहा है, ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है. अब अगर सेल्स तक ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुँच रहा है तो वो क्या करेगी, वो अल्टरनेटिव जो सोर्स है हमारा फैट का मेटाबॉलाइजेशन स्टार्ट करेगी. ठीक है. अब ये जब फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेगी तो आपको पता है कि जब फैट टूटते हैं या फिर फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे हमें कीटोन बॉडीज़ देखने को मिलती है. और आपको पता है ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं ये कैसी होती हैं, ये होती हैं एसिडिक नेचर में. तो ये एसिडिक कीटोन बॉडीज़ के होने से भी जो ब्लड की पीएच है वो अफेक्ट होती है. ठीक है. वो पीएच कम हो जाती है यानी कि एसिडोसिस की तरफ बॉडी जाने लगती है. ये तो हो गया पहला जो हमारा कॉज है. अब डायबिटीज़ मेलाइटिस के अलावा कौन कौन से कॉज हो सकते हैं जो इसके अंदर आ सकते हैं, जैसे कि स्टारवेशन, यानी कि कुछ भी इनटेक नहीं हो रहा है. तो स्टारवेशन की कंडीशन में जो हमारी बॉडी में उसमें कार्बोहाइड्रेट ही नहीं मिलेंगे और कार्बोहाइड्रेट ना मिलने की वजह से वो फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेगी. नेक्स्ट इसमें आ सकता है माल न्यूट्रिशन. ठीक है. जब कोई पेशेंट माल नरिश्ड है, तो माल नरिश्ड है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम है. तो उस सिचुएशन में बॉडी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देती है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका दूसरा कॉज यानी किडनी. तो देखो, किडनी से एसिडोसिस कैसे हो सकता है. तो आप सभी को पता है किडनी हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ये बॉडी में से यूरिक एसिड, यूरिया, इन चीज़ों को बाहर निकालता है. अब ये जो चीज़ें हैं ये एसिडिक होती है नेचर में. अब मान लो किसी भी कारण से जो हमारी किडनी है, ठीक है, ये फेल हो जाए, ठीक है, या ये फिल्टर ना कर पाए, तो ये क्या होगा उस सिचुएशन में, ये जो हमारी यूरिक एसिड है और ये जो यूरिया है, इसका जो बॉडी में कंसंट्रेशन है वो बढ़ता रहेगा. और बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ने से जो हमारी बॉडी है वो एसिडोसिस की तरफ जाएगी. ठीक है. तो ये दूसरा कॉज हो गया इसके अलावा और कौन कौन से कॉज आपको देखने को मिल सकते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के. आप सभी ने एस्पिरिन का नाम सुना है. एस्पिरिन में होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, यानी कि यह भी एक तरह का एसिडिक कंटेंट है. तो जब हम एस्पिरिन का इंटेक अगर इरेशनल लेंगे, ठीक है, एस्पिरिन को बिना सोचे समझे अगर लेंगे या ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो उससे भी जो बॉडी है उसकी पीएच कम हो जाती है, उसकी पीएच एसिडिक की तरफ चली जाती है. तो देखिए, चौथा पॉइंट इसमें हो सकता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के जो जूसेस हैं, इंटेस्टाइन के जो फ्लूइड्स हैं, जूसेस बेसिक होते हैं नेचर में. अब अगर ये इंटेस्टाइन के जूसेस का लॉस हो जाएगा, ठीक है, या तो हमने इंटेस्टाइन का सक्शन कर दिया या डायरिया हो गया, तो अगर ये एल्कलाइन कंटेंट्स कम हो रहे हैं तो बॉडी में इसके कंपैरिजन में जो एसिडिक कंटेंट्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे और एसिडिक कंटेंट्स के ज़्यादा होने से बॉडी एसिडोसिस की तरफ चली जाएगी.
अब हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहला हमको देखने को मिलता है हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, अब हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पढ़ा था कि वहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमें हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्वॉल्व होने की वजह से वहाँ पे जो हमारा वेंटिलेशन था वो पुअर था, वेंटिलेशन हाइपर वेंटिलेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? हाइपर वेंटिलेशन। क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स तो सही है, क्योंकि किडनीज खराब है या मेटाबॉलिज्म खराब है, लेकिन हमारे लंग्स ओके हैं। ठीक है, लंग्स सही होने की वजह से वो कंपनसेट करेंगे और कंपनसेट करने की वजह से वो हाइपर वेंटिलेशन शो करेंगे। इस तरह के हाइपर वेंटिलेशन में हमें कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है कि जो हमारी रेट है और जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी रेट है यानी नंबर ऑफ रेस्पिरेशन वो इंक्रीज हो जाएंगे और जो हमारी डेप्थ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी रेस्पिरेशन की, लेकिन इसमें रिदम सही रहती है। ठीक है, तो हम इसमें बोल सकते हैं इसमें रिदम सही रहेगी लेकिन रेट और जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाकी सिम्टम्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरह सेम ही है, जैसे हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा। अब हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में ये पढ़ा हुआ था कि हाइपर कैलेमिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो एसिडोसिस हो रहा है तो जो ब्लड है उसमें हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयंस को बढ़ जाएगा तो बॉडी क्या करेगी? कंपनसेट करेगी। तो जो हमारी सेल है, इस सेल के अंदर जो पोटेशियम है वो आ जाएगा बाहर ब्लड में, और जो ब्लड के अंदर हाइड्रोजन है वो चला जाएगा सेल्स के अंदर। तो इस वजह से क्या होगा कि पोटेशियम का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगा, और ब्लड में पोटेशियम बढ़ने को क्या बोल देंगे हम? हाइपर कैलेमिया। इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो देखिए मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा इसका कॉज क्या है। ठीक है, उसी हिसाब से हम इसको मैनेज करेंगे। सकते हैं कि वी विल करेक्ट द कॉज, तो कॉज को करेक्ट करने से जो एसिडोसिस है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा गया है इसमें चॉइस ऑफ ड्रग क्या है? हम सोडा बाइकार्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये सोडा बाइकार्ब है, ये है एक अल्कलाइन सब्सटेंस है। ठीक है, इसको ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो चाहे वो मेटाबॉलिक। अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के बारे में। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, और हाइड्रोजन आयंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एसिडिटी को। तो अगर हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी, और एसिडिटी कम होने की वजह से इसके कंपैरिजन में जो एल्कलोसिस है वो हो जाएगा। ठीक है, इसका सबसे पहला कॉज है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में एल्कलोसिस हो जाता है। अब मैसिव ट्रांसफ्यूजन में क्यों एल्कलोसिस हो सकता है? तो देखो ये जो हमारे पीआरबीसीज होते हैं, जो पैक्ड पीआरबीसीज होते हैं, इसमें हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। इस प्रिजर्वेटिव का नाम है CDPA। ठीक है, अब C से क्या होता है? C से होता है हमारा सिट्रेट, D से होता है डेक्सट्रोज, P से होता है फॉस्फेट, और A से होता है एडेनिन। अब ये जो CDPA है इसमें जो सिट्रेट है ये एक बेसिक सब्सटेंस है, यानी ये एल्कलाइन होता है नेचर में। तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है तो सिट्रेट भी बॉडी में ज़्यादा जाएगा, और सिट्रेट ज़्यादा जाने से एल्कलोसिस हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसका कॉज देखने को मिल सकता है हमें स्टमक के फ्लूइड का लॉस होता है। ठीक है, स्टमक में जो फ्लूइड्स है उसके जो जूसेज हैं वो एसिडिक है नेचर में। तो अगर हम वॉमिट करेंगे यानी वॉमिटिंग करेंगे, या फिर अगर हम गैस्ट्रिक सक्शन करेंगे, ठीक है, गैस्ट्रिक लावाज करेंगे, तो उस सिचुएशन में स्टमक के फ्लूइड्स का लॉस होगा। स्टमक के फ्लूइड्स का लॉस किसको डिनोट करेगा? एसिडिटी के कम होने, यानी कि स्टमक के फ्लूइड का लॉस होने से जो एसिडिक कंटेंट्स है वो कम हो जाएंगे, तो उसके कंपेरिजन में एल्कलोसिस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कॉज हमें देखने को मिल सकता है इसमें डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स वजह से हाइड्रोजन आयंस का लॉस हो सकता है। चौथा हमें इसमें देखने को मिलेगा एल्डोस्टेरोन ज़्यादा सीक्रेट होना। एल्डोस्टेरोन के ज़्यादा सीक्रेट होने को हम क्या बोल देते हैं? हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। अब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है? देखो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन होता है सोडियम का रिटेंशन। ठीक है, अब ये सोडियम का रिटेंशन कैसे करवाता है? ये क्या करता है कि जो हमारी किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं उसमें से सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेता है और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट कर देता है। तो अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये किडनी से पोटेशियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और हाइड्रोजन को ज़्यादा निकालेगा बाहर, तो उस वजह से हाइड्रोजन कम हो जाएगा और एल्कलोसिस हो जाएगा। ठीक है, पांचवा हमें इसमें देखने को मिल सकता है कि मान लो हम एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए सोडा बाइकार्ब का इन्फ्यूज़न कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने मॉनिटर नहीं किया,
जब हम ये सोडा बाइकार्ब को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, अगर हमने इसको मॉनिटर ही नहीं किया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब ये सिचुएशन एसिडोसिस से एल्कलोसिस हो जाती है। ठीक है, करते हैं, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें टाइमली इनको मॉनिटर करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारी किडनीज़ हैं वो ढंग से काम नहीं कर रही है या फिर मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो रहा है, तो कंपनसेट कौन करेगा? कंपनसेट यहाँ पे करेगा लंग्स। अब लंग्स कैसे कंपनसेट कर सकते हैं? लंग्स क्या करेंगे कि वो हाइपोवेंटिलेट करेंगे। अब हाइपोवेंटिलेशन से क्या होगा? हाइपोवेंटिलेशन से बॉडी में CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा। और आपको पता है CO2 किसको डिनोट करता है? CO2 डिनोट करता है एसिडोसिस को, क्योंकि ये H2CO3 बनाता है। अब बॉडी में अगर CO2 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये सिचुएशन किसकी तरफ जाएगी? एसिडिटी की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी बॉडी कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी? CO2 को बॉडी में बढ़ा देगी। कैसे? हाइपोवेंटिलेट करके। दूसरी चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है यानी कि हाइपोकैलेमिया। अब पोटेशियम कम क्यों देखने को मिलता है? तो देखो एसिडोसिस में हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे क्या था कि जो हमारे ब्लड है उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन का अमाउंट ब्लड में कम है। तो बॉडी क्या करेगी कि इस ब्लड में जो पोटेशियम है उसको ले जाएगी कहाँ? ये सेल्स के अंदर। और यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए सेल्स के अंदर से जो हाइड्रोजन आयंस है उन हाइड्रोजन आयंस को ये बाहर निकाल देगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन आयंस बाहर बढ़ जाएंगे और पोटेशियम कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइपोकैलेमिया हमें देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, pH 7.4 से 7.45 ज़्यादा हो जाती है तो सिचुएशन में क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसका नाम है एल्बुमिन। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसकी बाइंड होने की टेंडेंसी कैल्शियम से बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर ये जो एल्बुमिन है ये कैल्शियम से बाइंड हो जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारे बॉडी में या ब्लड में फ्री जो कैल्शियम है उसका अमाउंट कम हो जाएगा, तो हमें हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। अब इस हाइपोकैल्सीमिया के कौन कौन सिम्टम हो सकते हैं कि टेटेनी, सीजर देखने को मिल सकता है। ठीक, और भी जैसे चॉस्टक साइन, ट्रोशू साइन ये हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट के बारे में तो हमें सबसे पहले वही चीज़, हमें कॉज को करेक्ट करना है। ठीक है, करेक्ट द कॉज को हम करेक्ट कर देंगे तो एल्कलोसिस अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। हमने पिछले क्लास में एसिडोसिस और एल्कलोसिस को क्लियर कर लिया। इस क्लास में हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को क्लियर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि ये जो एसिड बेस है ये बैलेंस कैसे बना रहता है बॉडी में, इनका रेगुलेशन कैसा होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए और आप कमेंट में बताइए जो भी आपके डाउट्स, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मेरा नाम है शिवम, थैंक यू सो मच।